जीप को अचानक जोरदार झटका लगने से बाकी दोनों कमांडर भी मुंह के बल आगे को झुके और उनके सर सामने वाली सीटों से टकराए और उन्होंने ड्राइवर को गालियां देना शुरू कर दी, जो पहले ही अपने ऊपर गिरे जवान को झटके से अलग करके उन्हें गालियां दे रहा था। अगर ये आम सड़क होती तो शायद जीप अपनी सवारियों समेत उलट गई होती। ये तो उनकी खुशकिस्मती थी कि रास्ते पर ज़्यादा फिसलन नहीं थी। अपने होश वाइस कायम होने पर उन्हें सबसे पहले उस जानलेवा और तल्ख हकीकत का एहसास हुआ कि वो गिरफ्तार जीप में मौजूद नहीं। पहले तो उन्होंने यही समझा कि वो झटके से बाहर जा गिरा है और ड्राइवर को जीप घुमाकर उधर हेडलाइट्स की रोशनी डालने की हिदायत की, लेकिन वहाँ तो उसका नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। भाग गया, अचानक उनमें से एक के मुंह से निकला, वो गया। दूसरे ने नहर की तरफ इशारा किया जहाँ से जमशेद ने पानी में छलांग लगाई थी। तीनों गालियाँ बकते हुए जीप से बाहर आ गए। उन्होंने नहर की तरफ भागना शुरू किया और उसके किनारे पर रुक गए। गहरी अंधेरी रात में उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टार्च जलाओ, उनमें से एक ने, जो शायद उस ग्रुप का कमांडर था, चीखते हुए कहा। टार्च तो लेनी है, शायद जीप में रह गई। उनमें से एक ने कहा, मेरा मुंह क्या देखते हो, टार्च लेकर आओ। दोबारा कमांडर ने चीख कर कहा। उसके साथ ही उसने पानी में गोलियां बरसाना शुरू कर दी। ये लीजिए टार्च। शायद टार्च आ गई थी। कमांडर ने फायरिंग रोककर पानी में रोशनियां फेंकनी शुरू की, लेकिन वहाँ था क्या जो दिखाई देता। जमशेद तो दूसरी तरफ गायब हो चुका था। दूसरी तरफ चलो, कमांडर ने अपने साथियों को चिल्लाते हुए हुक्म दिया। ओके सर, उसके हमराइयों ने कहा और सब भागकर जीप तक पहुँचे। लेकिन यहाँ एक और बदशगुनी आड़े आ रही थी। ज़ोरदार झटके या किसी और वजह से जीप ने चलने ही से इनकार कर दिया था। ड्राइवर उसे बार बार सल्फ मारता, लेकिन खुर खुर की आवाज़ के बाद इंजन बंद हो जाता। शायद सल्फ का नुक्स है जनाब, उसने अपने हवालदार से कहा। ओ भगवान, किस मुसीबत में फंस गए। कर्नल वाडिया तो हमारी जान ले लेगा। हवालदार, जो उनका कमांडर और ख़ासा होशियार भी दिखाई दे रहा था, कहा। सर, कर्नल साहब को बताया नहीं, हम तो मामूल की गश्त कर रहे हैं। उन्हें इल्म ही नहीं कि हमने किसी मशकूक को पकड़ा है। ड्राइवर ने कहा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हवालदार ने तशवीश ज़ाहिर की। जल्दी कीजिए, फैसला कीजिए सर, दूसरे कमांडो ने कहा। मेरा ख्याल है इस मामले को गोली कर जाएं। हम कह देंगे कि शहर में किसी की मौजूदगी का शक हुआ है। इस तरह मुमकिन है कुछ पर्दा रह जाए। बिल्कुल झूठ नहीं बोला जा सकता। तुम कर्नल वाडिया को नहीं जानते, वो बड़ा खबीस आदमी है। मामूली बात पर जवान को फुट्टू लगा देना उसकी आदत है। हवालदार ने कहा। राइट सर, तुम जीप के पास ठहरो, मैं मैसेज देकर उसके पीछे निकलता हूँ। हवालदार ने दोबारा कुछ सोचकर फैसला किया। राइट सर। ड्राइवर ने इताअत की और वहीं जीप का बोनट उठाकर टार्च की मदद से खराबी का जायज़ा लेने लगा। जमशेद अभी बमुश्किल संभल ही पाया था कि अचानक आसमान पर जमा होने वाले बादल ने बारिश की सूरत अख्तियार कर ली। मूसलाधार बारिश में सहराई अंधेरी रात का कहर बढ़ता चला जा रहा था। आसमान से ज़मीन तक अंधेरे की एक चादर तन गई थी, जिसे कभी कभी दूर खड़कने वाली बिजली की रोशनी कुछ लम्हात के लिए उजाले में बदलने की नाकाम कोशिश ज़रूर करती थी। जमशेद ने गुज़िश्ता 3-4 घंटे में ये तो जान लिया था कि जिस इलाके में वो दाखिल हुआ है, यहाँ से राजस्थान की सरहदें पंजाब की तरफ मिलती हैं, लेकिन अभी तक वो ये अंदाज़ा नहीं कर पाया कि वो है कहाँ। उसे यहाँ के दर्जनों देहातों के नाम अजबर थे। गुज़िश्ता 2-3 माह में उन्होंने यहाँ 8 दहशतगर्द गिरफ़्तार किए थे और उनकी ज़बानी, इस इलाके का जोग्राफिया और नफ्सियात वो काफ़ी हद तक समझ चुका था। उसे ये भी इल्म था कि यहाँ राह की तरफ से आर्मी की खसूसी इंटेलिजेंस यूनिट की कमान कर्नल वाडी और मेजर शर्मा कर रहे थे। ये दोनों पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरकारी पुष्टपनाही करते थे। जमशेद चाहता तो ये था कि जिस तरह भी मुमकिन है जल्द अज जल्द सरहद अबूर करके अपने इलाके में पहुँच जाए, लेकिन उसके लिए ऐसा मुमकिन नहीं था। सहराई भूल भुलैयों से वो तो लाइल्म था, लेकिन अगर कोई माहिर भी होता तो आसमान साफ़ होने का इंतज़ार करता। अंधेरे में जब आसमान बादलों से ढका हुआ, सिमत का तयन मुमकिन ही नहीं था। जमशेद के कपड़े गीले होकर उसके जिस्म पर चिपक गए थे। उसका सर्विस रिवाल्वर दुश्मन के कब्ज़े में था, जिसका उसे बहुत अफसोस हो रहा था, और उसने मुसम्मिम इरादा कर लिया था कि इस पिस्तौल के बदले कुछ न कुछ लेकर ही यहाँ से जाएगा। जिस इलाके में वो सफ़र कर रहा था, वहाँ की ज़मीन कदरे ज़रखेज़ थी। ये उसी नहर का करिश्मा था जो भारतीयों ने इस इलाके में निकाली थी, कि जिसके पानी से उन्होंने सहरा की रेत पर हरियाली लहरा दी थी। जमशेद अंदाजे से तो जनूब की सिमत सफ़र कर रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसका अंदाज़ा सही साबित होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो अंदाजे की गलती का शिकार हो चुका था। लेकिन उसे ये इत्मीनान ज़रूर था कि वह अपने सयाहत से दूर जा रहा है, और फिल वक्त उसके लिए बेहतर हिकमत अमली यही थी कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर हट जाए। अब वो बाकायदा काशशुदा इलाके में दाखिल हो चुका था। बारिश का दबाव बढ़ता चला जा रहा था। उसके पाँव पर रेतली मिट्टी में चलने से ज़मीन में धंसते थे, लेकिन जमशेद जूते उतारने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था।
इस इलाके की खुदरौ और कांटेदार झाड़ियों से उसे मुकम्मल आशनाई थी। अगर 2-4 कांटे उसके पाँव में उतर जाते तो वो चलने ही से माजूर हो जाता। कलाई पर बंधी घड़ी से इल्म हुआ था कि रात के करीबन 2 बजने वाले थे। बारिश का ज़ोर टूटने लगा था। पहले उसने हल्के होकर फुहार की सूरत अख्तियार की, फिर जिस ज़ोर शोर से शुरू हुई थी बिल्कुल इसी तरह बंद हो गई। जमशेद ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। अब उसे रोशनी की भी उम्मीद थी कि शायद आसमान पर तारे निकल आएँ और वह अपना रास्ता तलाश करे। अचानक ही वो चौंका। आसमान पर एक के बजाय दर्जनों तारे निकल आए थे, लेकिन इन सितारों के साथ धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। दुश्मन ने अंदाजे से रोशनी राउंड्स फायर करने शुरू कर दिए थे। जमशेद ने अंदाज़ा लगा लिया कि अभी इससे तकरीबन 150-200 गज़ की दूरी पर ये राउंड्स फायर हो रहे थे, लेकिन वो जानता था कि दुश्मन अब तरबियत के मुताबिक इस दायरे को वसी करता जाएगा और 15-20 मिनट में 2-3 हज़ार गज़ के सर्कल में कोई शय भी उसकी नज़रों से ओझल नहीं रहेगी। अब वो खासी तेज़ रफ्तारी से चल रहा था। जल्दी जमशेद ने खेतों में मौजूद फसल से उलझना शुरू कर दिया, जो उसके लिए बहरहाल एक नेक शगुन था। उसके लिए ये अमर बड़ा ही खुश ऐन था कि वो कमाद के खेतों में दाखिल हो चुका है। अब वो कदर मुतमिन हो चुका था। उसने अपना कद देखकर अंदाज़ा कर लिया कि वो कम अज़ कम अब बाहर से किसी को दिखाई नहीं दे सकता। कमाद के इन खेतों के सिलसिले में वो करीबन 10 मिनट तक चलता रहा, फिर कुछ सोच कर रुक गया। इससे आगे सफ़र किया जाए या फिर यहीं रुककर हालात का जायज़ा लेने के बाद ही कोई इकदाम उठाया जाए। इस वक्त वो यही सोच रहा था। जल्दी उसे अपने सवाल का जवाब हाँ में मिल गया और उसने आगे आने की बजाय वहीं रुककर हालात का जायज़ा लेना बेहतर चाहा। उसे रोशनी के इंतज़ार था, जिसके बाद वो अगली हिकमत अमली तरतीब दे सकता था। जमशेद ने फिल वक्त यही फ़ैसला किया था कि वो सरहद से नज़दीक रहे और मौका मिलते ही सरहद अबूर करके अपने मुल्क में दाखिल हो जाए। ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर उसने 2-3 गन्ने तोड़कर बिस्तर की शक्ल में बिछाए और उन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। फिल वक्त तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उस भाग दौड़ के बावजूद उसका जहन बिल्कुल बेदार था। वो अपनी तमाम दर जिस्मानी और सहनी सलाहियतों के साथ किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार था। हवालदार ने जीप के वहले से, जो भी ठीक था, कंपनी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट दी कि एक मुश्तबा पाकिस्तानी उनके हाथों से निकलकर इस इलाके में पहुंच गया है। दूसरी तरफ से हवालदार को वायरलेस के नज़दीक रहने की हिदायत की गई थी। उसे कहा गया था कि अगले हुक्म तक वो खामोशी से इंतज़ार करे। कंपनी हेडक्वार्टर से ये पैगाम फ़ौरन राह की इमरजेंसी पोस्ट पर पहुंचा दिया गया था। कर्नल वाडी और मेजर शर्मा का हुक्म था कि रात या दिन के किसी भी लम्हे में सरहद के आर पार होने वाली मामूली से मामूली नकलो हरकत या वाक़े की इत्तला भी उन्हें फ़ौरन पहुंचा दी जाए और उनकी तरफ से जवाब मौसूल होने तक इंतज़ार ही किया जाए। पहले तो इसी इलाके के मुख्तलिफ फ़ोर्स कमांडरों ने इस हाकिम पर जुज़बुज़ की थी, लेकिन जब उन्हें अपनी हाई कमान की तरफ से राह के हर हुक्म पर आँखें और दिमाग बंद करके अमल दरामद का हुक्म मिला तो उन्होंने चुप साध ली। मेजर शर्मा को नींद से बेदार करके वायरलेस मैसेज पहुंचाया गया था। दूसरे ही लम्हे वो इस एरिया में मौजूद ब्लैक कैट्स की खसूसी फ्रिक्वेंसी पर जीप में मौजूद हवालदार से रब्ता कर रहा था। मेजर शर्मा ने हवालदार से कुरेद कर फ़रार होने वाले की शनाख्त दरियाफ्त की, फिर उसके रिवाल्वर की साख्त के बारे में पूछा और जब उसने सारे शवाहिद इकट्ठा किया तो उसके जहन में ज़बरदस्त धमाका हुआ। यह तो कैप्टन जमशेद था, FIU का कैप्टन जमशेद, जिसने उनकी नींदें हराम की हुई थीं, जो गुज़िश्ता 3 माह से उनके लिए अजाब बना हुआ था। सरहद पार मौजूद उनके मुखबिरों ने कैप्टन जमशेद का हुलिया इस तक पहुंचा दिया था और इसके खाके की मदद से उसने कैप्टन जमशेद की तस्वीर दिमाग में महफूज कर ली थी। जिस तरह उसकी गिरफ्तारी के वाक़यात हवालदार ने बताए थे, उससे मेजर शर्मा को अंदाज़ा लगाने में देर न लगी कि जमशेद रास्ता भूलकर अपनी पोस्ट से मिलाप करने के चक्कर में मामूल की गश्त पर निकले हुए ब्लैक कैट्स के हाथ लगा था और उन्होंने उसे खो दिया। जिन दिनों राह अपने एजेंटों को सरहद पार करवा रही थी, उन दिनों बतौर ख़ास सरहदी इलाके में फ़ौज भी गश्त करने लगी थी। चूँकि उसी रात उन्होंने कुछ दहशत गर्दों को सरहद पार करवाई थी, इसलिए इस जीप को सरहदी लकीर के नज़दीक गश्त के लिए कहा गया था और भारतीय इलाके में चंद गज़ अंदर आने पर ही इत्तफ़ाक़न जमशेद उनके हाथ लगा और अब निकल गया था। मेजर शर्मा को अपनी पूरी सर्विस में इससे बड़ा ज़हनी झटका और कोई नहीं लगा था कि कैप्टन जमशेद जैसा शख्स अंधे के हाथ में बटेरे की तरह उनके काबू आया और अब निकल भी चुका था। बेख्तियार उसने अपना बायां हाथ अपने सर पर मारा और कफ़े अफसोस मलते हुए उठ खड़ा हुआ। उम्मीद कि अब एक ही किरण बाकी थी कि जिस तरह भी मुमकिन हो वो जमशेद को सरहद अबूर करने से रोकें। अगले ही लम्हे कर्नल वाडिया इस एरिया के आर्मी कमांडर से बात कर रहा था। उसने खसूसी सरहद की निशानदेही के बाद फ़ौज को काफ़ी तरतीब से कम दायरे की सूरत में फैला देने की दरख्वास्त करने के बाद कहा कि वो अब खुद वहाँ पहुँच रहा है। थोड़ी देर बाद कर्नल वाडिया और मेजर शर्मा वहाँ पहुँच चुके थे। कर्नल वाडिया ने सरहदी इलाके के साथ साथ फैले जवानों की कमान संभाल ली और मेजर शर्मा नहर के दूसरे किनारे पर मौजूद नौजवानों के साथ मौजूद था।
अपनी दानिश में उन्होंने बहुत होशियारी दिखाई थी और करीबन 7-8 हज़ार गज का एक दायरा सा बनाकर इसमें रोशनी करने के बाद इस दायरे का मुहीत छोटा करने लगे। 1 घंटे की इस तकलीफदेह प्रैक्टिस के बाद जो उन्होंने अपनी दानिश में 2-3-4 किलोमीटर का इलाका छान मारा, गोहर मकसूद हाथ ना लगा तो कर्नल वाडिया ने वहाँ मौजूद जवानों के 10 ग्रुप बनाए और उन्हें ब्रीफिंग के साथ मुख्तलिफ सिमतों में जमशेद के लिए लगा दिया। रात का आखिरी पैर सिसकियाँ ले रहा था जब उन्होंने अपने सर्च ऑपरेशन के इस मरले पर अमल शुरू किया। अब देखता हूँ कहाँ जाता है बचकर, उसने मेजर शर्मा की तरफ देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता सर, हम इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कहाँ बचकर जाने देंगे। उन्होंने सरहदी पर डेरे डाले हुए थे। जिन 10 टीमों को जमशेद के ताक़ों में भेजा गया था उसके साथ दोनों का मुसलसल राब्ता था और अपनी हिदायती के किसी भी गैर मामूली शय का नोटिस लें और अगर कुछ भी खिलाफ मामूल दिखाई दे तो उन्हें फ़ौरन मुतला करें। कर्नल वाडिया के लिए इस सोच का इकरार भी मुहाल था कि इस तरह हादसाती तौर पर भारतीय सरहद में दाखिल होने वाला उनका दुश्मन जिसके कत्ल के लिए वो बड़ी मजबूत प्लानिंग कर रहे थे उनके हाथों से निकल जाएगा। चांद ने अब आसमान पर तैरते बादलों के टुकड़ों को ओट से सर बाहर निकाल लिया था और कैप्टन जमशेद के लिए ये अमर बड़ा ही खुशैन था कि वो खेतों के जिस सिलसिले में दाखिल हुआ था वो बहुत दूर तक फैलता चला गया था, जिसका मतलब यही था कि वो कदरे महफूज है। लेकिन ये सवाल बहरहाल अपनी जगह अहम था कि अगर उन लोगों ने खेतों में दाखिल होकर उसे तलाश करना शुरू कर दिया तो एक इत्मीनान उसे बहरहाल हासिल था कि बारिश ने रेतली ज़मीन पर उसके कदमों के निशान मिटा दिए होंगे और कोई माहिर तरीन खोजी भी ये निशानात नहीं उठा सकता। अचानक ही एक सोच ने उसे लर्जा कर रख दिया। अगर उन्होंने कुत्ते भी मंगवा लिए, उसे इल्म था कि ब्लैक कैट्स के पास इस तरह के ख़ास सुधाए हुए कुत्ते मौजूद थे जो किसी भी शख्स को खा कितना ही चालाक हो रहा हो ढूंढ निकालने की खासियत रखते थे। ये सोचकर उसने फिलवक्त यहाँ से भी निकल जाने की ठान ली थी, लेकिन जाए किस तरफ, ये सवाल उसे परेशान करने लगा था। सरहद की तरफ जाता तो मौत को खुद दावत देने के मुतरादिफ था, क्योंकि इंडियन आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद का चप्पा चप्पा सील कर दिया था और अगले 24 घंटों तक उसके मुतल्लिक सोचना ही फजूल था। कैप्टन जमशेद के दिमाग ने फिलवक्त उसे यहीं रह समझाई कि वो जिस तरह मुमकिन है अगले कम अज़ कम 2 दिन यहाँ गुजारे और दूसरी या फिर तीसरी रात सरहद अबूर करने की कोशिश करे। ये सोचकर उसने अब यहाँ से भी निकल जाने की ठान ली थी। रोशनी